नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। श्रोताओं, आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि पास आ रही है। इसे भरना हम सबकी जिम्मेदारी है। कर योग्य आय वाले हर व्यक्ति को देश के विकास के लिए कर के रूप में निर्धारित राशि का योगदान करना चाहिए। करदाताओं के मन में रिटर्न भरने को लेकर कई सवाल होते हैं। आज हम इन्हीं बातों पर अपने कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। आज का विषय है आयकर रिटर्न प्रक्रिया का सरलीकरण। श्रोताओं, आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं आयकर आयुक्त सौम्या आचार और चार्टर्ड अकाउंटेंट संजीवा नारायण। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद कनक जी, हमारा प्रिविलेज है इस प्रोग्राम में आना। थैंक यू। श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। नंबर है 23314444 और 23421050। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। नंबर मैं फिर से दोहरा देती हूँ। नंबर है 23314444 और 23421050। इससे पहले आप 011 लगाना न भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत में सौम्या जी, हम ये जानना चाहेंगे कि CBDT ने करदाताओं की सुविधा के लिए विशेष रूप से जटिल फॉर्म को सरल बनाने के लिए और आयकर रिटर्न को दाखिल करने की प्रक्रिया किस तरह की बनाई है? नमस्ते कनकलता जी। नमस्ते सौम्या जी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब फॉर्म्स बहुत सरल कर दिए हैं। जैसे कि जो ITR 1 और ITR 4 है हमारे, तो वो बहुत सरल हो गए हैं और पिछले कई सालों से हमारा प्रीसेल बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कि आप अगर ITR 1 भर रहे हैं, ITR 1 भर रहे हैं, तो आपका सारा प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, मतलब आपका नाम, आपका एड्रेस, आपके वगैरह जो पर्सनल डिटेल्स होते हैं रिटर्न के लिए जो जरूरी है, वो सब प्रीफिल किए जाते हैं और आपके इनकम भी आप प्रीफिल होके आते हैं काफी हद तक, और आपके TDS भी प्रीफिल हो जाता है। इस वजह से आप अपना जो इनकम है और रिडक्शन है वो सब एक ही साथ देख सकते हैं और बहुत आसानी से उसको वेरीफाई करके, जो दिखाया गया है उसको वेरीफाई करके आप अपना रिटर्न भर सकते हैं। और इसके अलावा हमने बहुत सारे FAQ और इंस्ट्रक्शन वीडियोस सब कुछ अपने पोर्टल पे रखा है, तो उसकी सहूलियत आप पा सकते हैं। ये सब आपको रिटर्न फाइल करने में, अच्छे से फाइल करने में गाइड करेंगे। हमारे साथ श्रोता जो सबसे पहले जुड़े हैं वो हैं मोहन पासवान, दरभंगा, बिहार से। मोहन जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्कार सर, आयकर रिटर्न के आधार पर किसी राज्य का न्यूनतम और अधिकतम आयकर रिटर्न कितना होना चाहिए जिसे विशेष राज्य का दर्जा मिल सके सर? दूसरा सर, कि कितने एकड़ जमीन वाले किसान को आयकर से मुक्त रखा गया है सर, तथा कितने एकड़ वाले जमीन को आयकर श्रेणी में रखा गया है सर? इस आयकर रिटर्न प्रक्रिया सरलीकरण के अंतर्गत सर। जी, जो कृषि से आपकी आदाय आती है उसके ऊपर तो टैक्स नहीं होता है। जब आपका कुछ कमर्शियल क्रॉप ऐसा कुछ होता है तो सिर्फ उसके ऊपर कुछ रूल्स है, उसके हिसाब से लगते हैं, वरना तो आपकी जो जनरल कृषि होती है, एग्रीकल्चरल इनकम जो हम कहते हैं, उसके ऊपर तो नहीं लगता है। और जो पहला प्रश्न आपने पूछा कि जिस राज्य के लिए जो स्पेशल स्टेटस जो भी है वो हमारे दायरे में नहीं आता है, इनकम टैक्स के दायरे में वो प्रश्न नहीं आता है। संजीव जी, आप ऐड कर सकते हैं और कुछ? बस यही मैं कहना चाह रहा था कि जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो इनकम टैक्स के दायरे में आती नहीं है, चाहे वो उसमें कितनी भी लैंड होल्डिंग हो, आपका कितना भी जमीन हो आपके पास, वो उसमें नहीं आती है।
तो ये सौम्या जी की बात को मैं वही आई विल लाइक टू जस्ट उसको मैं दोहराना चाहूंगा कि कृषि की आय नहीं आती, आपकी कोई और पेंशन हो, इनकम बैंक में एफडी हो उसका ब्याज आ रहा हो, और कोई और आपकी कोई कमर्शियल एक्टिविटी हो, कोई आप रिटेल एक्टिविटी करते हो, उसकी इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, बट नॉट उसकी आप नॉट ऑन योर कृषि की इनकम पे नहीं देना पड़ेगा। एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। संजीवा जी, आईटीआर फॉर्म कई तरह के होते हैं, तो करदाताओं के मन में सवाल होता है कि कौन सा आईटीआर फॉर्म भरें। आपका सवाल बहुत अच्छा है। मतलब लगता है कि आईटीआर, मतलब कहने को कह सकते हैं कि आईटीआर फॉर्म 6-7 तरह के होते हैं, बट उसमें भी बहुत आसान है। एक आईटीआर 1 जो है बेसिकली वो सैलरी लोगों के लिए है, जिनकी सैलरी हो, एक हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो, जिसकी कोई कमर्शियल एक्टिविटी ना हो। अगर आपके साथ कैपिटल गेन हो, जैसे कि आपने कोई शेयर बेचे हो, घर बेचा हो, उससे कैपिटल गेन आ रहा हो, और आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो या क्रिप्टो से हो, तो उसको आईटीआर 2 भरना पड़ेगा साथ में। आईटीआर 3 है अगर आपकी बिजनेस इनकम भी हो और आप किसी फर्म में आप पार्टनर हो जिससे आपको इनकम आ रही हो। और अगर आप एक इनकम टैक्स में 2 सेक्शन है, प्रिजम्पटिव इनकम जिसको बोलते हैं 44 एडी और एडीए, अगर आपकी उससे इनकम आ रही हो तो आईटीआर 4 है। और फर्म्स के लिए आईटीआर 5 है, जिसमें एओपी एलएलपी वगैरह आ जाते हैं। कंपनियों के लिए आईटीआर 6 है, उनमें और सब कंपनियों को उनकी जितनी भी इनकम उनको आईटीआर 6 भरना पड़ेगा। और ट्रस्ट जो नॉन प्रॉफिट एंटिटी है, जो इनकम टैक्स की धारा 11 और 12 में रजिस्टर्ड है, जो चैरिटेबल एक्टिविटी कर ली, उनके लिए आईटीआर 7 है। सो ये बेसिक है, बट इनको कहने में 7 फॉर्म है, बट इनको भरना मुश्किल नहीं है, और इसको डिसाइड करना कि कौन सा फॉर्म आपके लिए है बहुत बड़ा यूजर फ्रेंडली है, इसको कोई मुश्किल नहीं है। इसको काफी सिंप्लीफाई कर दिया गया है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। उड़ीसा से पद्मलोचन मोहंती हैं, गजपुर से। जी पद्मलोचन जी बताइए। मेरा एक सवाल है कि जो नया स्लैब इनकम टैक्स स्लैब होता है गवर्नमेंट का, उनके बारे में थोड़ा जानकारी देना है। जी नए स्लैब के बारे में बताइए। मैम आप कुछ बोलना चाहेंगे फिर? मैम जी नए स्लैब जो है उसमें काफी हद तक सब कुछ सरल हो गया है, काफी नया स्लैब अट्रैक्टिव हो गए हैं। तो उसमें है कि 3 से 6 लाख तक 5%, और 6 से 9 लाख तक 10%, और 9 से 12 तक 15%, और 12 से 15 लाख तक 20%, और 15 लाख के बाद में 30% के हिसाब से आपको इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा। और ये बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। और आप अगर इनकम टैक्स पोर्टल पे आते हैं तो एक कैलकुलेटर है, उसके हिसाब से आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं टैक्स। जो नया टैक्स रिजीम है उसके हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ओल्ड टैक्स रिजीम है उसके हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको करके आप अपना रिटर्न बहुत अच्छी तरीके से भर सकते हैं। जी संजीवा जी, इसके साथ में मैं जस्ट ऐड करना चाहूंगा, 87A का रिबेट भी मिल जाता है आपको, कि अगर आप ओल्ड रेजीम में हो तो 12,500 और नई रेजीम में 25,000 का टैक्स रिबेट मिलता है। तो जैसे सौम्या जी ने कहा, अगर कैलकुलेटर पे की मदद लेंगे तो बड़ा आसान है, सरल है उस पे कि कौन सा रेजीम आपको बेटर रहेगा। संजीवा जी, हम पेंशनर की अगर हम बात करें तो उनके लिए कौन सा फायदेमंद होगा, पुरानी व्यवस्था या नहीं? देखिए एक कहना ऑफ द कफ की एकदम कि कौन सा बेटर रहेगा वो तो बड़ा मुश्किल है, वो तो एग्जैक्ट सिचुएशन देखना पड़ेगा इनकम टैक्स साइड पे कैलकुलेटर को देख के। बट जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, क्योंकि पेंशनर पे लोग जो है ज्यादा डिडक्शन नहीं ले पाते हैं, उनकी सेविंग कम होती है, तो उनके लिए जनरल तरीके से शायद नया स्कीम बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें स्लैब भी ज्यादा है, रेट्स भी बड़े अच्छे हैं, जैसे सौम्या जी ने भी कहा। तो आई थिंक एक ब्रॉड बेसिस पे कहा जा सकता है कि नया स्कीम बेटर रहेगा। बट ऑफ कोर्स इसको मैं एक उसको लगाऊंगा कि कैलकुलेट करके हर हिसाब से डायनामिक है कि कौन सा बेटर रहेगा, उसको देखना पड़ेगा। वन शुड चेक विद रिस्पेक्ट टू ईच सर्कमस्टांस एंड टेक नेचुरल द स्टेप्स अकॉर्डिंगली। अगर जी बिल्कुल, हाँ, मैं भी यही बोलना चाहूंगी कि आप कैलकुलेटर यूज करिए। आप जो अपना टैक्स, जो आपका इनकम और जो आपके डिडक्शंस है, वो सब आपने जो निवेश किए हैं वो सब उस कैलकुलेटर में डालिए, और उसके बाद कैलकुलेट करके एक अच्छा सा डिसीजन लीजिए कि कौन सा आपको बेनिफिशियल होगा। ऐसे ही
बताना बहुत मुश्किल होगा। हाँ और ये भी सही है कि काफी हद तक पेंशनर्स के और कुछ सेविंग्स नहीं होते हैं, तो न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल होगा। पर अगर आप खुद का ये कैलकुलेशन करेंगे और अपनी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से फाइल करेंगे तो अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं शंकर जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी जी, शंकर जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ मैडम, मैं एक क्वेश्चन ये पूछना चाहता जी कि मेरे को इनकम उतना नहीं है टैक्स, लेकिन मैं देश के लिए कुछ टैक्स देना चाहता हूँ, कुछ तो मदद करना चाहता हूँ देश के लिए, तो मैं कर सकता हूँ क्या? टैक्सेबल इनकम नहीं है, लेकिन ये देश की बहुत ये अच्छा, विकास ये तो बहुत जहाँ लोग करोड़ों कमा कर टैक्स नहीं देना चाहते, जी, हाँ? तो बहुत अच्छी बात है इनकी। जी संजीवा ये जी। बहुत नेक सोच है। हाँ, ये बहुत ही अच्छी सोच है। हाँ, हाँ, ये तो बहुत ही नेक सोच है। और आप जब सरकार का ये पॉलिसी है कि आपका अगर टैक्सेबल इनकम है, कि जब आप उसके दायरे में होते हैं तभी आपको टैक्स भरना होता है, तो आप इसके अलावा और भी जगह हैं जहाँ पे आप ये नेक काम कर सकते हैं। आपका इनकम अगर टैक्सेबल इनकम के दायरे में आता है तभी आप टैक्स भरिए। हाँ, जैसे सौम्या जी ने कहा, और बहुत तरीके हैं जिससे आप देश की ग्रोथ के लिए आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड है, डिफेंस फंड है, ऐसे ऐसे उसमें बेटर रहेगा। बट टैक्स आप तभी पे कर सकते हैं जब आप टैक्स के दायरे में आएंगे। कुछ सवाल हमारे व्हाट्सएप पर भी मिले हैं संजीवा जी, उसमें एक है जिन्होंने पूछा हमारे श्रोता ने कि आई हैव अर्न 26K आफ्टर सेलिंग स्टॉक्स, कैन आई शो इट एज एडिशनल इनकम इन ITR 1? ये 26,000 ही हैज अर्न्ड एज कैपिटल गेन, तो कैपिटल गेन ये ITR 1 में नहीं आएगा, इनको ITR 2 भरना पड़ेगा। और कैन आई शो इट नहीं, इनको दिखाना ही चाहिए, मतलब क्योंकि अगर कमाई है तो इनकम टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो कैन आई का सवाल नहीं है कि दिखाएं, और कौन से फॉर्म में दिखाएं, वो ITR 2 में ही जाएगा ये। एक और श्रोता है अतानु साहा कोलकाता से जी, उन्होंने कहा है, पूछा है कि इनसाइड F&O बिजनेस हाउ मच प्रॉफिट वुड बी बिजनेस टैक्स फ्री इन इंडिया इफ लॉसेस कैन फॉरवर्ड अप टू 8 years टू न्यू स्पेकुलेटिव पर्सन इनसाइड F&O, हाउ टू कैलकुलेट इट्स ईयर एंड कॉन्सिक्वेंस ईयर? इस सवाल थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। देखिए, लॉसेस तो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं 8 साल तक जी, बट इनकम जो है वो टैक्सेबल उसी साल में होती है, सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ एनी कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। सो जिस साल में आपका F&O का सवाल इनकम होगा, आपको उसको कैलकुलेट करके उसको टैक्स देना पड़ेगा। और उसमें अगर आपकी टर्नओवर एक प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा होगी, सेक्शन 44AB में 10 करोड़ है अब लिमिट, उसके ऊपर से टर्नओवर होगी, तो आपको ऑडिट भी कराना पड़ेगा। तो उसको आपको देखना पड़ेगा कि आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन देख के। सौम्या जी, आई थिंक इफ यूड लाइक टू ऐड समथिंग ऑन दिस। वही, वो स्पेसिफिक सिचुएशन देखना पड़ेगा हमें, और उसके बाद ही कुछ बोल सकते हैं। पर ये जो कार्यक्रम है, इसके थ्रू मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे हम टैक्स एडवाइस नहीं देना चाहते हैं, पर जो हमारी प्रक्रिया है उसके बारे में ज्यादा जानकारी देना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक और श्रोता हैं जो रिटायर्ड हैं, उन्होंने लिखा है कि आई रिटायर्ड फ्रॉम सर्विसेज ऑन 1st February 24 एंड माय पेंशन फॉर February एंड March इज ड्यू टिल नाउ, डू आई हैव टू कैलकुलेट टैक्स दिस फाइनेंशियल ईयर 23-24 और व्हेन आई रिसीव द सेम इन कमिंग फाइनेंशियल ईयर 24-25? सौम्या जी, आप कहना चाहेंगी क्या? अब बोलिए। देखिए, पेंशन जो है इट्स टैक्सेबल एज सैलरी, so it is taxable on receipt or due basis whichever is earlier। तो अगर फरवरी मार्च की सैलरी है, वो आपको, वही बात है, मैं सौम्या जी की बात कहूंगी, ये तो स्पेसिफिक सिचुएशन होगी, मतलब वी कांट गिव टैक्स एडवाइस ऑन एनी स्पेसिफिक सिचुएशन इन दिस केस, बट जनरल तौर पे कह सकते हैं कि सैलरी और पेंशन इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस whichever is earlier। बलदीप कुमार हिमाचल प्रदेश मंडी से कह रहे हैं कि मेरी आय सालाना 30 लाख नहीं है, फिर भी मैं ITR फाइल करता हूं, क्या मैं इसको इनकम टैक्स समझूं? अगर मैं नहीं फाइल करता हूं तो क्या होगा?
आप 3 लाख के अंदर है आपकी इनकम, तो 3 लाख, फिर भी जी। आप टैक्स रिटर्न भर रहे हैं हर साल। अच्छी बात है, कंटिन्यू के 3 लाख के है, लिए जी। आप भर रहे हैं। जी। तो पर अगर आपका इनकम टैक्सेबल के दायरे में नहीं आता है और आप नहीं भरते हैं, तो उसका कॉन्सिक्वेंस कुछ है नहीं। सुखदेव कुछ अब जानना चाह रहे हैं? जी, दिल्ली से हैं सुखदेव जी। हाँ जी। जी, बोलिए। हेलो। जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, बोलिए। हाँ, गुड इवनिंग टू गुड Good इवनिंग। evening. गुड इवनिंग। मैडम। मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं अपनी सेविंग से 1.5 लाख ईपीएफ अकाउंट में डालता हूँ, ठीक है, और आउट ऑफ माय सेविंग आल्सो आई पुट 1.5 लाख इन माय डॉटर्स अकाउंट, ईपीएफ अकाउंट में। तो डॉटर और मुझे दोनों को रिबेट मिलेगा अंडर 80C? थैंक यू वेरी मच, बस यही है मेरा क्वेश्चन। आप डॉटर के अकाउंट में और अपनी इनकम में से डाल रहे हैं? जी, इन्होंने यही कहा है। हाँ? यही कहा है कि अपने डॉटर के अकाउंट में अपनी इनकम से डाल रहे हैं ये। तो मतलब पीपीएफ का डिडक्शन मिलता है अगर आपने जिसने भी डिडक्शन लेना उसने अपनी इनकम में से डाला हो, तो डॉटर को इनकी इनकम से डिडक्शन मतलब ऑन द फेस ऑफ इट नहीं मिलेगा, हमको ये लगता है। बाकी तो स्पेसिफिक सिचुएशन देखना पड़ेगा। बट तो इसमें अगर उनकी डॉटर की भी इतनी इनकम हो जो टैक्सेबल हो, हाँ, उस स्थिति में ना फिर उसमें शायद उनको मिल जाए गिफ्ट। जैसे भी वो देखना पड़ेगा, इसको हम जनरल तौर पे जवाब नहीं दे सकते अभी। एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जो भी है 1.5 लाख तक ही लिमिट हो जाएगा, वो तो है। उससे ज्यादा पे नहीं मिलती छूट। 1.5 लाख की सीमा है, उससे ज्यादा आप कितना भी करें, आप उस पर आपको इनकम टैक्स में कोई रिबेट नहीं मिलेगा। एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आईटीआर भरते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, आईटीआर भरते समय आपको ये सावधानी बरतनी चाहिए कि आप अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है जिसके हिसाब से आप क्लेम कर रहे हैं, जो भी डिडक्शन है, जो भी आपके एग्जेम्पशन क्लेम्स है, या जो भी अगर आपकी कुछ डिसेबिलिटी है, वो सब सारे जो भी क्लेम्स है, डिसेबिलिटी क्लेम है, जो भी है, उनके जो सारे क्लेम्स की आप डॉक्यूमेंटेशन रखें। ये तो अनेक्शरलेस है, हमारे पोर्टल पे जो फाइल होता है वो तो अनेक्शरलेस है, पर आप इसके जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स है वो अपने पास रखें। और भरते वक्त आप ये देखें कि प्रीफिल जो हुआ है, प्रीफिल के हिसाब से जो आपका इनकम जो आया है वो ठीक है क्या, वो कम है, ज्यादा है, देख के आप अपना खुद का इनकम पूरा वेरीफाई करके अपने टीडीएस के हिसाब से क्लेम करके आप रिटर्न फाइल कीजिए और जरूर वेरीफाई कीजिए। इसका तो ई वेरिफिकेशन किस तरह से हो सकता है आयकर रिटर्न का? आयकर रिटर्न का वेरिफिकेशन तो बहुत इजीली हो जाता है आधार ओटीपी के माध्यम से। तो आधार ओटीपी अगर आपका आधार और पैन लिंक्ड है और लगभग सारे पैन होल्डर्स के ऑलमोस्ट अभी लिंक्ड हो गए हैं, तो अब तो अनिवार्य भी है वैसे। अनिवार्य है, हाँ, सॉरी। हाँ, तो आधार ओटीपी आपके पास, आधार ओटीपी के माध्यम से आप इजीली ई वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके पैन और आधार तो लिंक हो गया होगा। तो जब आप आधार ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो वो आ जाता है, वो हमारे पोर्टल पे लगा के आप अपना ई वेरिफिकेशन बहुत इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। एक और माध्यम है नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप ई वेरिफिकेशन बहुत इजीली कर सकते हैं। आयकर रिटर्न ई फाइल करना अनिवार्य है या कागजी रूप में भी रिटर्न दाखिल किया जा सकता है अभी? वो तो ई फाइलिंग ऑलमोस्ट अनिवार्य है। सिर्फ एक ग्रुप है जिनके लिए जरूरत नहीं है, वो तो सुपर सीनियर सिटीजन के इसमें आते हैं, ग्रुप में आते हैं। और एक और ग्रुप है जो पेंशनर्स होते हैं और जिनका कोई एक बैंक अकाउंट और एक ही सोर्स से पेंशन आ रहा होता है, वो अपना पूरा डिटेल बैंक को दे सकते हैं, तब भी वो रिटर्न फाइलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। संजीव जी, अगर आप और कुछ ऐड करना चाहें। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और मैं इसमें ये कहना चाहूंगी, ई फाइलिंग की जो प्रक्रिया है ना, वो अब बहुत ही सरल और आसान हो गई है। वेरिफिकेशन की भी, अगर आपका डिजिटल सिग्नेचर नहीं है
तो OTP एकदम आ जाता है अगर आप बस आपका आधार लिंक हो। तो हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि ई फाइलिंग की प्रतिक्रिया ज्यादा से ज्यादा यूज करनी चाहिए, क्योंकि इससे इट इज वेरी सिंपल एंड इट इज वेरी वेरी यूजर फ्रेंडली। अगर ई फाइलिंग के दौरान कोई समस्या आ जाए या कोई और दिक्कत हो तो क्या टोल फ्री नंबर है जहाँ संपर्क कर सके? मैडम, हाँ, तो आप हमें टोल फ्री नंबरों के माध्यम से यू कैन रीच अस। तो हमारे टोल फ्री नंबर से 1800-103-0025 और एक और टोल फ्री नंबर है 1800-419-0025 1800-419-0025। ये दोनों टोल फ्री नंबर है। और इसके अलावा हमारा ई फाइलिंग वेब मैनेजर @incometax.gov.in है। तो उस एड्रेस पे भी आप मेल लिख सकते हैं। अगर आपकी कोई दिक्कत है तो हम उसे जरूर रिजॉल्व करेंगे और हमारा कॉल सेंटर पे भी आपके प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन मिल जाएगा। जो श्रोता इसके अलावा आयकर संपर्क केंद्र हैं, अगर आपको ई फाइलिंग से कई बार प्रॉब्लम आता है वहाँ भी वो बड़ा यूजर फ्रेंडली है, दे आर आल्सो विलिंग टू हेल्प ऑल द टाइम। ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है। जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम आयकर रिटर्न प्रक्रिया के सरलीकरण पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं आयकर आयुक्त सौम्या आचार और चार्टर्ड अकाउंटेंट संजीवा नारायण। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। धर्मवीर जी फोन लाइन पर हैं। जी धर्मवीर जी बताइए। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बात कर रहा हूँ। एक्सपर्ट को नमस्कार। नमस्कार सर। सर हम अभी TDS जो ना लगे इसके लिए बैंक हमसे G15 फॉर्म देता है, और अगर सीनियर सिटीजन को हमें TDS ना देना पड़े तो कौन सा फॉर्म देना पड़ेगा? इसके लिए हम तो चाहते हैं कि देश को योगदान दिया जाए, पर हमें अभी हमारे को ऑर्डर नहीं हो रहा है। आप सवाल क्लियर नहीं। अपना सवाल फिर से दोहराइए। हेलो जी, मैं ये कह रहा हूँ कि सर G15 फॉर्म हम भरते हैं जिससे हमारा TDS ना जाए, के बारे में पूछ रहे हैं शायद। हाँ, सीनियर सिटीजन के लिए क्या फॉर्म होगा? जी सौम्या जी। जी आपका अगर टैक्सेबल इनकम के इसमें नहीं आता तो बैंक वो फॉर्म्स लेते हैं। आप जब बैंक जाएंगे तो अपना वो टैक्सेबल इनकम नहीं है बोल के आप वो फॉर्म्स भर सकते हैं, पर ये जरूरी है कि आप देख ले कि आपका टैक्सेबल इनकम है या नहीं। आप ऐसे ही वो फॉर्म्स नहीं भर सकते हैं। आप पहले निश्चित कर लीजिए कि आपका टैक्सेबल इनकम है या नहीं। आपके बहुत सारे बैंक अकाउंट्स भी हो सकते हैं। सारे बैंक अकाउंट्स को कुल मिला के जो भी इंटरेस्ट आ रहा है वो सबको अच्छी तरह से देख लीजिए। फिर उसके बाद आपका 15G15H बनेगा या नहीं आप उसके बाद देख सकते हैं और बैंक वालों से भी पूछ सकते हैं। अब थोड़ी देर पहले हमने संजीवा जी बात की थी कि पेंशनर्स के लिए कौन सी व्यवस्था अच्छी होती है, तो आमतौर पर आपने कहा कि नई वाली। अगर बाकी करदाताओं की बात करें तो उनके लिए कौन सी व्यवस्था ठीक होगी, और अगर वो चाहें तो क्या वो दूसरी व्यवस्था में जा सकते हैं एक से दूसरी में? देखिए, ये तय करना कि कौन सी व्यवस्था अच्छी है या नहीं, ये एक जनरल तरीके से जवाब नहीं दिया सकता। ये तो जैसे मैम ने कहा था, सौम्या मैम ने, ये कैलकुलेटर में अपना पूरा ब्यौरा डाल के, अपनी कौन कौन सी डिडक्शंस हैं, क्या क्या आय है, उसका डिटेल डाल के देन ओनली यू कैन डिसाइड कि कौन सा आपके लिए स्कीम अच्छा रहेगा। बट जहां तक आपको शिफ्ट करने की बात है, अगर आपकी नॉन बिजनेस इनकम है तो आप नई से पुरानी रिजीम में, पुरानी से नई रिजीम में बेझिझक जा सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है। पर अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो ये आपको ऑप्शन लेनी पड़ती है और आप बाद में एक ही बार बदल सकते हैं। दैट इज द प्रोविजन ऑफ लॉ। तो ये एक बार ध्यान से देखना पड़ेगा, हर उसकी मतलब मुआयना करके, एनालाइज करके कि कौन आपके फैक्ट्स को देखते हुए कि कौन सा रिजीम अच्छा है, उस हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। मुंबई महाराष्ट्र से हमारे जी सौम्या जी बताइए। और ये भी देख लीजिए कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम चूज कर रहे हैं, चुन रहे हैं इस बार, तो आपको ड्यू डेट से पहले, मतलब 31 जुलाई से पहले आपको ये चॉइस लेनी पड़ेगी। उसके बाद वो नहीं हो पाएगा।
31 जुलाई की बात हुई है, तो संजीवा जी की ऐसी संभावना है कि ये डेट फिर आगे बढ़ेगी, जैसा अक्सर होता है? ये तो कहना बड़ा इसका तो हमारे पास भी जवाब नहीं है अभी। अभी तक जी। तो साइट ठीक ही चल रही है, तो हमारी तो हमेशा कनकलता जी, हमारी तो यही कोशिश रहती है हमेशा कि पिछले 2 सालों की तरह इस बार भी कोई बढ़ोतरी ना हो टाइम लिमिट में। तो पिछले 2 सालों में 31 जुलाई ही रही है, और हम यही चाहते हैं कि हमारे करदाता उस डेट पे अपना सारा रिटर्न भर दे और जल्द से जल्द भरे, और लास्ट डेट के लिए वो वेट ना करे। जी बिल्कुल, लास्ट डेट पे कई बार बहुत साइट पे प्रेशर होता है, तो कई बार बहुत प्रॉब्लम आती हैं। सो हम तो क्लाइंट्स को ये सजेस्ट करते हैं कि जल्दी कर लें। मुंबई महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं गणेश। नमस्ते मैम जी गणेश जी मेरा बताइए। सवाल है, जो एम्प्लॉइज को फॉर्म 16 मिलता है पार्ट ए एंड पार्ट बी में, तो कभी कभी वो देरी से मिलता है, तो उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं क्या एज एम्प्लॉय फॉर्म 16 ए और बी ऑनलाइन मैडम? सौम्या जी हेलो। जी, आपकी जो टीडीएस कटी है, आप तो इसमें 26 एएस में और एएस में पूरा देख सकते हैं, और आपकी जो फॉर्म 16 होती है आपके डिडक्टर दे देते हैं आपको। अगर टाइम पे नहीं दे रहे हैं तो उसके लिए आपको शायद एक कंप्लेंट डालना पड़ेगा टीडीएस के एओ, आपके जुरिस्डिक्शनल जो टीडीएस के एओ है उनके पास एक कंप्लेंट डालना पड़ेगा अगर ठीक टाइम से नहीं मिल रहा है तो। वरना आपकी जो टीडीएस कटी है उसका पूरा आपको विवरण उस पे मिल जाएगा, 26 एएस में और एआईएस पे दोनों पे मिल जाएगा। दिल्ली से हमारे एक श्रोता हैं शाहनवाज खान, उन्होंने व्हाट्सएप पर सवाल भेजा है। एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय आई हैव रिसीव्ड एरियर्स फॉर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और ऑफ एनपीएस एज देयर वाज ए रिवीजन इन द परसेंटेज, so my employer's contribution has increased to more than 2 lakhs in the financial year. This has also increased my gross salary. Since there is a limit on the amount exempted under NPS of employer's contribution, now my tax has also increased. How should I claim refund as the arrear is for the years where NPS contribution of employer was way less than the exempted limit? आप हाँ जी, नहीं मैम आप बोलिए आप बोलिए प्लीज। देखिए, हर साल की प्रक्रिया एक अलग प्रक्रिया होती है, तो आप अपने पिछले साल का और इस साल का पूरा मिला के नहीं देख सकते हैं। वैसे सिर्फ लॉस के बजाय, जो कैरी फॉरवर्ड लॉस के बजाय, सिर्फ कैरी फॉरवर्ड लॉस के सिनेरियो में कुछ और होता है, पर ये आप ऐसे एक साल की प्रक्रिया को दूसरे साल की प्रक्रिया से मिला के नहीं देख सकते हैं। तो आज की परिस्थिति है, आप उसी के हिसाब से रिटर्न फाइल कर सकते हैं। फाइलिंग की प्रक्रिया के समय डेटा सुरक्षा और टैक्स पेयर्स की जो जानकारी है वो गोपनीय रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए सीबीडीटी ने क्या उपाय किए हैं? सौम्या जी। देखिए, हमारी डेटा जो है वो पूरी तरह, आपकी डेटा जो हमारे पास आती है वो सब पूरी तरह सुरक्षित है। जब आप लॉग इन कर रहे हैं तब से लेके लॉग आउट करने तक सारे सिक्योरिटी लेटेस्ट प्रोटोकॉल जो है वो सब इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, और उसके बाद जिस तरह डेटा स्टोर होती है वो सब पूरा एनक्रिप्टेड हम बोलते हैं, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता नॉर्मली। उस रूप में सारे एनक्रिप्टेड स्टोर होते हैं। उसका एक्सेस भी कोई ऐसे नहीं कर सकता है। अभी तक ऐसा कोई इंसिडेंट भी नहीं हुआ है कभी कि इनकम टैक्स के से कुछ ऐसे ही चला गया हो। तो पूरी जो डेटा है आपकी वो हमारे पास कंप्लीटली सुरक्षित होती है, और लेटेस्ट प्रोटोकॉल जो है, जो सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल है, डेटा प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल है, वो सब हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है जी। तो ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स दैट वी करेंटली हैव, इन फैक्ट इन द वर्ल्ड वी हैव वन ऑफ द बेस्ट। अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइंस और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आयकर आयुक्त सौम्या आचार्य और चार्टर्ड अकाउंटेंट संजीवा नारायण, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।